फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इंतबाह दिया है कि मुलाजमीन वक्त की पाबंदी करें और जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर से 6वीं मंजिल तक तमाम महकमाना दफातर का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका महकमों में हर सेक्शन में काम पर वापस आने वाले मुलाजमीन का मुआयना किया। इसी तरह मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने जांच पड़ताल की कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। देखा गया कि कई महकमों में मुलाजमीन मुकर्ररा औकात के बजाय ताख़िर से आ रहे थे। कुछ सेक्शंस में वो मुलाजमीन से नाराज हो गईं जब वो चेक कर रही थी। कुछ हिस्सों में कुर्सियां खाली रह गईं। मुलाजमीन ने टाइम शेड्यूल पर अमल न करने के गैर नज़्म ज़ब्त के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। मुआयने के वक्त ड्यूटी पर मौजूद मुतअद्दिद मुलाजमीन के दफ्तरी औकात कब हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप किस वक्त आए हैं तो कई मुलाजमीन ने कहा वो देर से आए हैं। इसने इस पर अपनी बेसब्री का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा जीएचएमसी हेड ऑफिस के कई महकमों में उन्होंने देखा कि मुलाजमीन सही वक्त पर नहीं आ रहे और देर से आते हैं और शाम 4 बजे से चले जाते हैं और बहुत सी शिकायत मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को देखने के लिए अचानक मुआयना किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलाजमीन को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाया जाए और वक्त की पाबंदी न करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ताख़िर का कोई बहाना न बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो सुबह 10:30 बजे ड्यूटी पर मौजूद रहें। सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने अपने अराकीन के साथ तेलंगाना के जिले से ताल्लुक़ रखने वाले आइमा व मुअज़्ज़िनीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और उनकी तनख्वाहों पर तबादला ख्याल किया, जो वक्फ बोर्ड के साबिक़ा बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह से ज़र-ए-इल्तवा थी। चेयरमैन उनके अकाउंट में 2 माह की तनख्वाह जमा कराए, लेकिन अब ये रकम उनके अकाउंट में अब जमा नहीं हुई है। सूफी खैरुद्दीन ने 16 अगस्त को आखिरी दिन दे दिया है। अगर कांग्रेस का हिस्सा वो वादा पूरा नहीं करेगा जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए थे तो इसके खिलाफ बरहमी जाहिर की जाएगी। उनका एक सिस्टम पे क्या करें, बटन दबाने से रिलीज हो जाते हैं तो देरी नहीं है। एक ही महीने का है वो। हालांकि हमारे पास तो जिस दिन बकबोर्ड जहाँ तक गए जब तक रहूँगा जब तक कभी बकबोर्ड मेरी तरफ से कभी मैं झूठ बोलने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन मैं रिलीज़ किया हूँ उसी दिन मैं पैसे रिलीज़ करने के बाद ही प्रेस नोट दिया हूँ। पहले क्या था 6 महीने हम कभी रोके नहीं, हम रोकेंगे भी नहीं। तो इसलिए जिस दिन हम रिलीज़ किया उसी दिन हम पैसा रिलीज़ करके चेक रिलीज़ करके हम वो प्रेस रिलीज़ किए। दूसरी बात है, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ जिस दिन बजट आया था, ये जो 10,000 का आइमा भोजन का जो 10,000 का है वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हुआ है। जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीएम साहब के पास जाके जियो रिलीज हो जाएगा उस दिन से 10,000 आइमा भोजन को आ जाएगा। आज हम वक्फ बोर्ड में हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे शहर और अज़ला से कई आइमा मुअज़्ज़िनीन यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने की अहम वजह ये है कि 19 जुलाई को हमारे चेयरमैन साहब ने अखबारात में ये ऐलान किया था कि जून का एजाज़िया जारी कर दिया गया है। 19 जुलाई का ये स्टेटमेंट था, लेकिन आज 7 अगस्त हो चुका है, अभी तक किसी के खाते में पैसे नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी जो है ना आइमा मुअज़्ज़िनीन के साथ जो है ना एक खुला मजाक है। और हमारे अज़मतुल्लाह साहब जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2 मरतबा जो ऐलान किया यानी जारी होने के बाद में ऐलान किया था, लेकिन अब जारी होने से पहले ऐलान कर दिया गया। और फिर दूसरा अहम मसला हमारा ये है कि कांग्रेस हुकूमत आने से पहले इंसानी जज्बे की मिसाल कायम करने वाले वाक़े में पुलिस ने हामिला खातून की मदद की, जिसकी मुकामी ख़वातीन की मदद से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी के करीब ज़च की हुई।
पुलिस की इंसान दोस्ती और हमदर्दी के इस जज्बे की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही। ये वाक़या तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मदगोला गाँव में मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान डायल 100 पर एक कॉल मौसूल हुआ। फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि मदगोला गाँव के रैतु वेदिका के करीब 2 बच्चों के साथ एक नामालूम हामिला खातून परेशानी के आलम में है और उसके साथ कोई भी नहीं। यह खातून किसी भी सवाल का जवाब देने के मौक़िफ़ में भी नहीं। इस कॉल के मौसूल होते ही पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसने खातून को शदीद मुश्किलात में पाया। इस खातून ने अपना नाम कोमी बाई बताया, जो पड़ोसी रियासत कर्नाटक के चिंचोलू मंडल के पोलेपल्ली गाँव की रहने वाली थी। खातून ने कहा कि वो 1 हफ्ते पहले अपने घर से निकली थी। उसने पुलिस को अपने शौहर का फ़ोन नंबर दिया, जिससे गाँव के एक बुजुर्ग से बात हुई। ये पता चला कि उसका शौहर वाकई करीब नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने हैदराबाद में खातून के भाई राहुल से राब्ता किया। खातून की हालत को देखकर पेट्रोलिंग टीम हालात बिगड़ते हुए पेट्रोल टीम जिसकी क़ियादत राजेंद्र और सुरेश कर रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पर मुकामी ख़वातीन की मदद से कोमी बाई को खाना खिलाया और उसको राहत फराहम की। उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ती चली गई और ज़चगी के दर्द शदीद हो गए। अस्पताल पहुँचाने के लिए वक्त कम होने के सबब मुकामी ख़वातीन ने पुलिस की पेट्रोलिंग कार के पास ही इस खातून की ज़चगी की, जिसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बादज़ा पुलिस ने मां और नौज़ायदा बच्चे को कोटी मैटरनिटी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर मां और नौज़ायदा अब महफूज है। रचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने इन मुलाजमीन पुलिस को दिल से मुबारकबाद दी और उनकी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने ड्यूटी के तई उनकी मिसाली वाबस्तगी और कोमी बाई को दी गई मदद की सताइश की। DCP महेश्वरम जोन डी सुनीता रेड्डी ने भी उनके इक़दामात को सराहा। तेलुगु वाले पुलिस वाले फ़ोन करे थे मारगुल से, तो हम जाके हमारे बहन को लेके आए। वहाँ पे ऐसा पागल हो के हमारे बहन वहाँ तरह चले गए थे। तो पुलिस वाले हमारे को फ़ोन लगाए थे रात के टाइम पे, तो उन लोग अच्छा करे बोल के हमारे धन्यवाद। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म WK होल्डिंग्स की जानिब से 5 बरसों में स्टार्टअप्स तेलंगाना में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इसका ऐलान फर्म ने वी हब के साथ याददाश्त मुफाहिमत MOU पर दस्तखत करते हुए किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे, जो कि सरमायाकारों को राग़िब करने और नई शिराकत दारियों को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका के दौरे पर आए हुए हैं। हिंदुस्तान की पहली रियासती ज़र-ए-क़ियादत नॉर्डन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात कर रही। ये तंजीम नए खातून सनअतकारों के लिए सरगर्म है और फानीकारा और ग्रेग वॉलिश, जिनका ताल्लुक वॉलिश कारा होल्डिंग से है, और सीता पाला चोला, चीफ एग्जीक्यूटिव वी हब न्यूयॉर्क में हुए याददाश्त मुफाहिमत के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी के ताल्लुक से ऐलान करते हुए बताया कि हम तेलंगाना में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर CMO के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने इस कामयाबी पर तमाम टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, नए खातून सनअतकारों की जानिब से भी तेलंगाना की तरक्की में तवक्को है कि नुमाया रोल अदा किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में स्कूल बस उलट गई और 12 तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। ये बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस कार से टकरा कर उलट गई। शुबा किया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाने में नाकाम रहा। इस हादसे के वक्त गाड़ी में 25-30 तलबा सवार थे। जख्मी तलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने बोधन की मासूम लड़की के अगवा इस्मत रेजी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए गम व गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर, जो गुज़िश्ता 2 यौम से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं, इस वाक़े को इल्म में लाए जाने के बाद पुलिस ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि यह वाक़या महज़िब समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से राब्ता पैदा करते हुए खाती के खिलाफ सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी और मुतासरा लड़की के इलाज व मुआलजे
کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تدارک کے لیے قاتل کو عبرتناک سزا دلانے کے لیے پولیس کو قانونی مضبوط پیروی کرنے کی بھی ضرورت پر زور دیا اور قاتل کے خلاف عدالتی چارجوئی کو تیزی کے ساتھ پورا کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ متاثرہ لڑکی کو ہر ممکن مدد فراہم کرائی جائے گی اور سرکاری مراعات سے مستفید کیا جائے گا۔ انہوں نے متاثرہ خاندان سے اظہار ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مظلوم لڑکی کے لیے نوکری ایکس گریشیا کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ تلنگانہ پولیس نے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ غیر مجاز طور پر ڈرون کے استعمال کے معاملے میں پولیس نے KTR اور دیگر قائدین کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ مبینہ طور پر رامبٹ پلی گاؤں میں میڈی گڈا بیرج کے پاس بغیر اجازت ڈرون کے استعمال کے الزام میں FIR درج کیا گیا۔ یہ واقعہ 29 جولائی کو میڈی گڈا کے ایک اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ولی شیخ نے اس کی اطلاع دی تھی۔ شکایت کے مطابق KTR نے اپنے ساتھیوں بشمول سابق MLAs وینکٹ رامنا ریڈی اور بالکا سمن کے ساتھ بیرج کا دورہ کیا تھا اور ضروری اجازت حاصل کیے تھے اور بغیر ڈرون کیمرہ کا استعمال کیا تھا۔ شکایت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ میڈی گڈا بیرج حکومت تلنگانہ کے لیے ایک اہم پروجیکٹ ہے اور یہاں ڈرون کی غیر مجاز سرگرمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈرون اڑانے کا فوٹیج وائرل ہونے کے بعد پولیس سے شکایت کی گئی، جس پر جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے مہادیو پور پولیس نے KTR کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ریاست تلنگانہ و شہر حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر اسپیشل ڈرائیو کے تحت گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی۔ اسی طرح ٹریفک پولیس کی اسپیشل ڈرائیو چلائی گئی، جس دوران 250 گاڑیوں اور 4 آٹو 4 کار کو سیز کیا گیا کیونکہ یہ رانگ سائڈ ٹرپل رائڈنگ گاڑی چلا رہے تھے۔ اب رانگ سائڈ اور ٹرپل رائڈنگ کرنے والے اور بنا ہیلمٹ پہننے والے گاڑی چلانے والے ہوشیار ہو جائیں۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساؤتھ ویسٹ زون ٹریفک DCP نے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ شہباز بھائی thank you. Traffic, our CP Hyderabad sir instructed to our traffic police. As we have conducted special drive on wrong side, especially only we have conducted driving on wrong side driving only. 206 two-wheelers and autos carriage vehicles آج سیزڈ کیا ہمارا ٹریفک پولیس۔ میں وہ حیدرآباد پبلک کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، وہ رانگ سائڈ ڈرائیونگ اور وداؤٹ ہیلمٹ اور وہ ڈینجرس ڈرائیونگ کرے تو ایکسیڈنٹس ہو رہا، اس لیے وہ نمبر پلیٹ بھی کچھ آلٹریشن کرے تو بھی وہ ہمارا ٹریفک پولیس کیسز حج کمیٹی آف انڈیا نے حج پالیسی 2025 کا اعلان کر دیا ہے۔ حج پالیسی 2025 کے مطابق ہر وہ مسلمان جو جسمانی، مالی اور ذہنی طور پر فٹ ہے، حج 2025 کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ حج 2025 کے لیے درخواست دینے والے عازمین کے لیے مشین ریڈیبل بین الاقوامی پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک پاس بک، منسوخ شدہ چیک اور درخواست دیتے وقت کورونا ویکسین کی دونوں خوراکوں کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ ایک کور کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 بالغ اور 2 بچے ایک ساتھ درخواست دے سکیں گے۔ صرف خاندان کے افراد، قریبی رشتہ دار ہی کور کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین حج پر جانا چاہتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی مرد محرم نہیں ہے، وہ بھی حج کے لیے درخواست دے سکیں گی۔ اقلیتی وزارت کی طرف سے جاری کردہ نئی پالیسی کے مطابق 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے درخواست گزار جو حج پر جانا چاہتے ہیں وہ اب اکیلے حج پر نہیں جا سکیں گے۔ ان کے لیے
ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ کسی رشتہ دار کو بطور مددگار لے جائیں۔ حج پالیسی 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے عازمین حج کو اکیلے حج پر جانے سے منع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر محرم کیٹیگری میں 65 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین کے لیے اپنے ساتھ خاتون ساتھی کو لے جانا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی کے ذریعے زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ راجیہ سبھا کی 12 خالی سیٹوں پر انتخاب کا اعلان الیکشن کمیشن کے ذریعے کر دیا گیا۔ دی گئی جانکاری کے مطابق سبھی سیٹوں کے لیے ووٹنگ 3 ستمبر کو ہوگی اور 6 ستمبر سے قبل سبھی انتخابی عمل مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس انتخاب سے متعلق نوٹیفیکیشن 14 اگست کو جاری کیا جائے گا۔ 21 اگست کو پرچہ نامزدگی داخل کیا جائے گا اور پھر 22 اگست کو اسکروٹنی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ 26 اگست تک آسام، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور تریپورہ سے راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے داخل پرچے نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ علاوہ ازیں بہار، ہریانہ، تلنگانہ، اڑیسہ اور راجستھان سے راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے داخل پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 27 اگست ہوگی۔ کمیشن نے بتایا کہ 3 ستمبر کی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ بعد ازاں 1 گھنٹے میں ووٹ شماری کا عمل انجام پائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے پریس نوٹ میں مطلع کیا ہے کہ آسام سے کامکھیا پرساد تاسا اور سروانند سونووال نے اپنی اپنی سیٹ خالی کی ہے۔ بہار میں میسا بھارتی اور وویک ٹھاکر کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ ہریانہ میں دیپندر سنگھ ہڈا اور مدھیہ پردیش میں جیوترادتیہ مادھو راؤ سندھیا کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں ادین راجے بھوسلے اور پیوش ویدیہ پرکاش گوئل نے سیٹ خالی کی ہے۔ راجستھان سے کے سی وینوگوپال اور تریپورہ سے وپلب کمار دیپ کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ یہ سبھی 10 لوگ لوک سبھا کے رکن بن گئے ہیں۔ دوسری طرف تلنگانہ سے ڈاکٹر کیشو راؤ اور اڑیسہ سے ممتا مہنتا کی سیٹ خالی ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں نے اپنا عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلوان ساکشی ملک نے ونیش پھوگٹ کو قدرے زیادہ وزن کی وجہ سے پیرس اولمپکس سے نااہل قرار دیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کسی ہندوستانی کھلاڑی کے ساتھ پیش آنے والا سب سے تباہ کن واقعہ ہے اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ اپنا تمغہ ونیش کو دے دیتی۔ ساکشی نے ٹویٹ کیا، میرا دل گھبرایا اور پریشان ہے۔ ونیش نے جو کچھ کیا ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ اس اولمپکس میں کسی ہندوستانی کھلاڑی کے ساتھ پیش آنے والا یہ شاید سب سے تباہ کن واقعہ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس دور سے گزر رہی ہوگی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں اپنا تمغہ ونیش کو دے دیتی۔ ہندوستانی پہلوان ونیش پھوگٹ کو پیرس اولمپکس میں خواتین کے 50 کلو گرام کے مقابلے میں چند گرام زیادہ وزن پائے جانے پر نااہل قرار دے دیا گیا۔ مرکزی حکومت نے وقف بورڈ کے اختیارات پر روک لگانے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایسے میں مرکزی حکومت جلد ہی وقف بورڈ ایکٹ میں ترمیم سے متعلق ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کر سکتی ہے۔ اس کے تحت وقف بورڈ ایکٹ میں 40 سے زیادہ ترامیم کی جا سکتی ہے۔ وقف بورڈ میں اصلاحات سے متعلق سرکاری بل کی کاپی جاری کی گئی۔ یہاں جانے حکومت جو بل لانے جا رہی اس میں کیا خاص ہوگا۔ وقف سے متعلق 2 بل پارلیمنٹ میں لائے جائیں گے۔ حکومت وقف سے متعلق 2 بل پارلیمنٹ میں لائے گی۔ مسلم وقف ایکٹ 1923 کو ایک بل کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ دوسرے بل کے ذریعے وقف ایکٹ 1995 میں اہم ترامیم کی جائیں گی۔ حکومت ترمیمی بل 2024 کے ذریعے 44 ترامیم کرنے جا رہی۔ حکومت نے کہا ہے کہ بل لانے کا مقصد وقف املاک کا بہتر انتظام اور آپریشن ہے۔ اس میں وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 40 کو ہٹا دیا جا رہا، جس کے تحت وقف بورڈ کو کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد قرار دینے کا حق تھا۔ وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر انٹیگریٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 رکھا جائے گا۔ بل سے متعلق اہم تبدیلیاں کیا ہیں؟ سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مناسب نمائندگی ہوگی۔ مسلم کمیونٹیز میں دیگر پسماندہ طبقات شیعہ، سنی، بوہرا، آغا خانی کو نمائندگی فراہم کرنا، خواتین کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ مرکزی کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں 2 خواتین کا ہونا لازمی ہوگا۔ اس میں ایک مرکزی پورٹل اور ڈیٹا بیس کے ذریعے وقف کے رجسٹریشن کے طریقے کو ہموار کرنا بھی شامل ہے۔
किस ओहदेदार को क्या हुकूक मिलेंगे। ट्रिब्यूनल के ढांचे में 2 मेंबरान की इस्लाह करना और ट्रिब्यूनल के अहकामात के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिन की मोहलत देना। वक्फ इमलाक का सर्वे करने के लिए सर्वे कमिश्नर का इख्तियार कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास होगा, जिसे कलेक्टर ने नामजद किया है। बोहरा और आगा खानी के औकाफ के लिए अलग बोर्ड कायम करने का भी इंतजाम है। किसी भी जायदाद को वक्फ के तौर पर रजिस्टर करने से पहले तमाम मुतल्लिका अफराद को मुनासिब नोटिस देना जरूरी है। वक्फ कौंसिल में 1 मरकजी वजीर, 3 अरकान पार्लियामेंट, मुस्लिम तंजीमों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 साबिक जज, 1 मारूफ वकील, कौमी शोहरत के 4 अफराद, एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल होंगे। हुकूमत हिंद वगैरह, इनमें कम अज कम 2 ख्वातीन का होना जरूरी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।